यायावर साम्राज्य के पिछले भाग में हमने चंगेज़ खान के जीवन वृत्त और चंगेज़ खान के उपरांत के शासकों का अध्ययन किया था। अब उससे आगे राजनीतिक और सैनिक संगठन किस प्रकार से बनते थे। मंगोल और अन्य जो भी यायावर थे, मंगोल और अन्य यायावर, इसमें प्रत्येक जो तंदुरुस्त वयस्क होता था, तंदुरुस्त वयस्क, वो हथियारबंद रहता था। इस प्रकार के कबीलों के अंदर जो भी वयस्क होता था वो लगभग क्या रहते थे, हथियारबंद रहते थे। और जब कभी उनकी आवश्यकता होती, यानी इस प्रकार के लोगों की जब कभी आवश्यकता होती, तो इन्हीं लोगों से, किनसे, तंदुरुस्त वयस्कों से क्या बना ली जाती थी, सशस्त्र सेना बना ली जाती थी। और विभिन्न मंगोल जातियों की, जो भी मंगोल जातियां थी, मंगोल जो जाति हैं, उनके एकीकरण से, मंगोल जातियों के एकीकरण से और उसके पश्चात विभिन्न अभियानों के माध्यम से, विभिन्न अभियान, किसने, चंगेज़ खान की हम बात कर रहे हैं। चंगेज़ खान ने विभिन्न जातियों के एकीकरण से और दूसरी विभिन्न जो उसने अभियान किए थे कई लोगों के खिलाफ है, उन अभियानों से भी इसकी सेना में नए सदस्य शामिल हुए। नए सदस्य किसमें, सेना में शामिल हुए, जिससे इसकी एक विशाल सेना यानी विषम जातीय संगठन इसका बन गया। यानी ये जो सेना बनी वो कैसी बनी, विषम जातीय संगठन पर आधारित। क्या, सेना। अब इसके अंदर यानी और कौन से लोग थे, एक थे इसके अंदर तुर्की मूल के उइगुर समुदाय, और दूसरे प्रकार के थे, यानी जो इसके अंदर इस संघ में शामिल हो गए थे, यानी जो विषम जातीय संगठन था, एक तो तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग, और दूसरे पुरानी शत्रुता के बावजूद कौन है, कैराइट जैसे लोग। यानी कैराइट जिनके खिलाफ इनकी पुरानी शत्रुता थी, वैसे लोग भी इसके अंदर सम्मिलित हुए थे। किसके अंदर, जो इनका महासंघ बना था, इसके अंदर महासंघ में ये सम्मिलित हुए थे। उसकी सेना है वो, यानी जो स्टेपी प्रदेश की, जो स्टेपी प्रदेश था उसके अंदर जो पहले से दशमलव पद्धति थी, दशमलव जो पद्धति थी उसके अनुसार ही विभाजित थी। यानी दशमलव पद्धति कैसी थी, 10, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार की, यानी सैनिकों की इकाई के अनुसार ये विभाजित थी। चंगेज़ खान ने कुल कबीले, सैनिक दशमलव पद्धतियाँ, यानी सैनिकों की कौन सी पद्धतियाँ, दशमलव पद्धतियाँ के एक साथ ये अस्तित्व में रहने वाली, एक साथ अस्तित्व, यानी एक साथ अस्तित्व में रहने वाली प्रथा को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जो जनजातीय समूह थे, प्राचीन जनजातीय जो समूह थे या फिर कबीले थे, उनको विभाजित कर दिया, सभी को विभाजित कर दिया और उनके सदस्यों को नवीन इकाइयों के अंदर शामिल किया। यानी एक कबीले की एक इकाई नहीं थी, इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो यानी कह सकते हैं कि चंगेज़ खान इन समुदायों की पहचान योजनाबद्ध रूप से मिटाने के लिए कृत संकल्प था। यानी समुदायों की पहचान मिटा रहा था वो, समुदाय पहचान समाप्त करने के लिए वो कृत संकल्प था। कौन, चंगेज़ खान। अब इसके बाद में जो भी बाहर जाने की अनुमति करता, किसी अधिकारी से अनुमति लेकर ही किसी व्यक्ति को बाहर जा सकता था, अधिकारी से अनुमति लेकर। अगर इसके बगैर चला जाता, बाहर जाने की अगर चेष्टा करता, किसके, अधिकारी से अनुमति लेने के बगैर अगर बाहर जाने की चेष्टा कोई व्यक्ति करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था।
उसे कठोर दंड का भागीदार होना पड़ता था। अब इसकी सेना की हम बात कर रहे हैं। सेना के अंदर एक शब्दावली है तुम्मन। तुम्मन है वो सेना की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई है कौन सी? तुम्मन। और इसके अंदर कितने सैनिक होते हैं? 10,000 सैनिक। और जिसके अंदर अनेक कुल और कबीले शामिल होते हैं। 10,000 सैनिकों के अंदर अनेक कुल और कबीले इसके अंदर शामिल रहते हैं। और ये जो इसके अंदर नई सैनिक टुकड़ियां हैं, जो भी नई सैनिक टुकड़ियां बनी, विभिन्न प्रकार के कबीलों के लोगों को लेकर नई सैनिक टुकड़ियां, ये किसके अधीन थी? चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन। 4 पुत्रों के अधीन थी। और ये विशेष रूप से यानी काम किसके अंतर्गत करती थी? कप्तान, विशेष रूप से चयनित कप्तान, विशेष रूप से चयनित, जिन्हें यानी जो विशेष रूप से चयनित कप्तान के रूप में अधीन होती थी। और इन कप्तानों को क्या कहा जाता था? नौयान कहा जाता था। इस नई व्यवस्था के अनुयायियों ने, यानी ये जो इस प्रकार की नई व्यवस्था बनी, तो अनुयायियों ने घोर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, यानी जो भी इसके अनुयायी थे और उनके प्रतिकूल परिस्थितियां भी रही, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसके जो अनुयायी थे, इसने इनका बड़ी निष्ठा के साथ में चंगेज खान का साथ दिया। चंगेज खान का साथ दिया। चंगेज खान सार्वजनिक रूप में, चंगेज खान है वो सार्वजनिक रूप में अनेक व्यक्तियों को आंडा कहकर पुकारता था। आंडा का मतलब है जैसे सगा भाई, यानी सम्मान देता था। वो सम्मानित करने के लिए सार्वजनिक रूप से अनेक व्यक्तियों को वो आंडा कहकर सम्मानित करता था। और आंडा से निम्न श्रेणी के जो स्वतंत्र लोग थे, उसे उसने खास नौकर के रूप में रखा। यानी इससे निम्न श्रेणी के लोगों को उसने किसके रूप में रखा? खास नौकर के रूप में रखा उसने। इस तरह एक नए वर्गीकरण से पुराने सरदारों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहे, और नए, यानी इसका कारण है जो पुराने सरदार हैं, इस प्रकार की व्यवस्था के कारण पुराने सरदार के अधिकार सुरक्षित नहीं रहे, और एक नया वर्ग बन गया। नया वर्ग का उदय कौन से का? अभिजात्य वर्ग का। एक नए अभिजात्य वर्ग का इस प्रकार से उदय हो गया उसके बाद में। और नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने नवविजित लोगों पर शासन का उत्तरदायित्व, यानी जो ये नवीन श्रेणी बनी, और इसके अंतर्गत जो नवविजित लोग थे, उस पर जो शासन का उत्तरदायित्व है वो उसने किसे सौंप दिया? अपने 4 पुत्रों को। अब 4 पुत्रों को उसने शासन का उत्तरदायित्व किस प्रकार से सौंपा, वो अपन देखते हैं। जो पहला पुत्र था, पहला पुत्र यानी सबसे जो बड़ा था, सबसे बड़ा कौन सा था? जोची। जोची को उसने दे दिया रूसी स्टेपी प्रदेश। रूसी स्टेपी प्रदेश किसे दे दिया? जोची को। दूसरा जो पुत्र था, यानी दूसरे नंबर का, चगताई। चगताई को उसने दे दिया एक तो तुरान का स्टेपी प्रदेश, तुरान का स्टेपी प्रदेश, और उसके साथ में दे दिया उसने पामीर के पहाड़ का उत्तरी भाग। पामीर के पहाड़ का उत्तरी भाग किसको? चगताई को। और तीसरा जो पुत्र था ओगोदेई, तीसरे नंबर का जो पुत्र था ओगोदेई, उससे चंगेज खान ने संकेत दिया कि वह उसका क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। उसका उत्तराधिकारी है। चंगेज खान ने इस प्रकार का संकेत दिया कि कौन होगा? ओगोदेई होगा। और उसे महान खान की उपाधि भी दी। कैसी? महान खान।
महान खान की उपाधि। और चौथा जो सबसे छोटा पुत्र था तोलोय, इसको पैतृक भूमि, इनकी पैतृक भूमि थी कौन सी, मंगोलिया। तो ये इनको शासन का उत्तरदायित्व है वहां के लिए उसने दे दिया। अब चंगेज खान का तो ये विचार था कि उसके जो ये 4 पुत्र हैं वो आपस में मिलकर रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, इस प्रकार का उसका विचार था। और मिलजुल कर ये क्या करेंगे, साम्राज्य पर शासन करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और साम्राज्य पर शासन करेंगे। इसलिए उसने जो राजकुमार थे उन सभी के लिए उसने क्या कर दी, अलग अलग सैन्य टुकड़ियां, सभी जो राजकुमार थे उनके लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां दी उसने। और परिवार के सदस्यों में, जो परिवार के सदस्य थे, परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध, राज्य की भागीदारी का बोध है वो कौन तय करता था, वो सरदारों की एक परिषद थी। कौन थी, सरदारों की परिषद, वो तय करते थे। और उसे क्या कहा जाता था, किरीलताई, किरीलताई। तो परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध करने वाली सरदारों की परिषद किरीलताई थी, जिसके अंदर यानी इसके अंदर क्या होता था, एक तो परिवार और राज्य के भविष्य का निर्माण, कि किस प्रकार से परिवार और राज्य का भविष्य होगा, विभिन्न प्रकार के अभियान कैसे करने हैं, लूट के माल का बंटवारा कैसे करना है, लूट के माल का बंटवारा कैसे करना है, और चारागाह भूमि और उत्तराधिकार का निर्णय, चारागाह भूमि और उत्तराधिकार का निर्णय। इनके अंदर यानी जो ये सरदारों की परिषद थी, इसके अंदर इसे सामूहिक रूप से इसके अंदर ये निर्णय इस प्रकार से लिए जाते थे। चंगेज खान ने राज्य के यानी 2 दूर दराज के इलाके थे, दूर दराज के जो स्थान थे, दूर दराज के स्थानों पर निगरानी के लिए इनकी एक पद्धति थी, कौन सी, हरकारा पद्धति, हरकारा पद्धति। और ये जो पद्धति थी इसकी गति और विश्वसनीयता है वो चंगेज खान की मृत्यु के बाद में और ज़्यादा बढ़ गई। यानी ये जो हरकारा पद्धति है उसकी गति और विश्वसनीयता बढ़ गई किसके बाद में, चंगेज खान की मृत्यु के बाद में, चंगेज खान की मृत्यु के बाद। संचार पद्धति की हम बात करें तो संचार पद्धति पर यानी अपेक्षित दूरी पर यानी लगभग इस प्रकार की दूरियों पर क्या हुआ करती थी, सैनिक चौकियां हुआ करती थी, सैनिक चौकियां संचार के लिए। और उसके अंदर यानी इस जो चौकियां हैं वहां पर देखो क्या तैनात रहते थे, स्वस्थ एवं बलवान घोड़े, स्वस्थ और किस प्रकार के घोड़े, बलवान, और घुड़सवार और संदेशवाहक। ये इस प्रकार से यानी इन सैनिक चौकियों के ऊपर तैनात रहते थे। एक नाम है कुबकुर कुर, कुर यानी मंगोल यावर संचार पद्धति की व्यवस्था के लिए, यानी इस पद्धति के अंदर क्या होता था, स्वेच्छा से अपने जो पशु होते थे उन पशु समूहों का कितना 1/10 हिस्सा यानी 10वां भाग जो हिस्सा प्रदान करते थे उसे कुर कहा जाता था। यानी इस पद्धति के अंतर्गत जो यायावर लोग हैं वो संचार पद्धति की व्यवस्था के लिए जो भी उनके पास पशु होते थे लगभग उसके अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है, घोड़ों को, और वो कितना दे देते हैं अपने का 1/10 यानी 10वां भाग। और तथापि जो विजित लोगों को अपने जो नवीन जो यायावर शासक थे यानी चंगेज खान के बाद में हम नवीन मान सकते हैं, उन यायावर जो शासक थे यायावर उनके साथ में कोई ज़्यादा लगाव नहीं था इनको।
13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो युद्ध हुए, उन युद्धों से क्या क्या हानियां हुई वो हम देखते हैं इसके अंतर्गत। तो इसके कारण अनेक शहर नष्ट हो गए, अनेक नगर या शहर क्या हो गए, नष्ट हो गए इसके कारण। और कृषि भूमि है उसको भी हानि हुई, कृषि भूमि को क्या हुई, हानि, या फिर हम नष्ट इसे भी हम मान सकते हैं। और व्यापार क्या हो गया, चौपट हो गया, जो युद्ध हुए उनके कारण। और जो दस्तकारी वस्तु थी, दस्तकारी वस्तुओं की जो उत्पादन व्यवस्था थी, दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था है वो भी क्या हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, अस्त व्यस्त। और सैकड़ों लोग इसके अंदर, यानी इस प्रकार के युद्ध होते हैं तो सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। और इससे कहीं अधिक क्या बना लिए गए, दास, दास बना लिए गए। और संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक, यानी चाहे संभ्रांत लोग हों या फिर चाहे कैसे लोग हों, कृषक लोग हों, सभी को कष्टों का सामना करना पड़ा, कष्टों का सामना सभी को करना पड़ा। और ईरान के शुष्क पठार में, ईरान का जो शुष्क पठार है, भूमिगत नहरों का, यानी वहाँ पर जो नहर थी उनका नियमित रूप से मरम्मत कार्य भी नहीं हो पाया, नियमित रूप से नहरों का मरम्मत कार्य नहीं हो पाया। यानी इसके कारण क्या हो गया, नहीं हुआ तो एक तो मरुस्थल का क्या हो गया, प्रसार, और इसी के साथ में जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी का क्या हो गया, विनाश हो गया। और अगर ये सैन्य अभियान के अंदर विराम हो गया, उसके बाद की स्थिति हम देखते हैं, सैन्य अभियानों में विराम के बाद में, सैन्य अभियान जब रुक गए, उनमें ठहराव की स्थिति आ गई, तो उसके बाद में क्या परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद में यूरोप और चीन के भूभाग हैं, यूरोप और चीन के भूभाग एक दूसरे के साथ में, यानी परस्पर संबद्ध हो गए, यानी जुड़ गए एक दूसरे के साथ में, और व्यापारिक संबंध हैं वो परिपक्व हो गए, व्यापारिक संबंध परिपक्व हो गए। यानी मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग है, यानी इनका इस समय जो रेशम मार्ग था वो किन की देखरेख में, मंगोलों की देखरेख में, मंगोलों की देखरेख में वो अपने शिखर पर पहुंच गया। यानी उसके अंदर चाहे व्यापार का तरीका हो या फिर भ्रमण का, व्यापार और भ्रमण, इन दोनों के तरीके से किस पर पहुंच गया, रेशम मार्ग अपने शिखर पर पहुंच गया। किंतु अब व्यापारिक मार्ग हैं, यानी जो भी ये मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग, वो चीन में खत्म नहीं होते थे, अब चीन में समाप्त नहीं होते थे। और सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को, यानी यात्रा उनकी रहे कैसी, सुरक्षित, तो उसके लिए उन्हें क्या मिलता था, पास मिलता था। और उस पास को फारसी भाषा के अंदर, फारसी के अंदर उस पास को कहा जाता था पैजा, और मंगोल के अंदर उस पास को क्या कहा जाता था, जेरेज कहा जाता था। और इस सुविधा के लिए, यानी इस प्रकार के उन्हें पास दिए जाएं यात्रा के लिए, तो राज्य को क्या फायदा हो, तो राज्य इनसे एक कर लेता था, और उस कर का नाम क्या था, बाज, यानी बाज नामक कर अदा करने के बाद में व्यापारी को या फिर यात्रियों को सुरक्षित यात्रा नसीब होती थी। 13वीं शताब्दी की हम बात करें तो 13वीं शताब्दी के अंदर मंगोल साम्राज्य में,
जो मंगोल साम्राज्य था, मंगोल साम्राज्य के अंदर जो यायावर थे, यायावर लोग, और किन के साथ में इनका विद्रोह होता था, स्थानबद्ध यानी एक जगह पर जो समुदाय रहते थे उनके बीच के अंदर जो विरोध होते थे, वो विरोध 13वीं शताब्दी के बाद में क्या हो गए, कम हो गए। कारण क्या था, यानी इनका कारण क्या रहा ये विरोध कम होने का? तो कारण थे कि 1230 के दशक में, 1230 के दशक में जहां चीन के ऊपर कौन सा वंश, चिन वंश, चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता के बाद, यानी इस चीन वंश के विरुद्ध इनका युद्ध हुआ और युद्ध में इन्हें क्या मिली, सफलता। और सफलता के बाद में क्या हुआ, कृषकों को मौत के घाट उतार दिया गया, कृषकों को मौत के घाट उतार दिया। और कृषि भूमि जो थी, उस कृषि भूमि को किस में बदल दिया गया, चारागाह भूमि में। इस समय तो यह स्थिति रही, यानी क्यों परिवर्तन हुआ। लेकिन 1270 की अगर हम बात करें, 1270 के दशक में सुंग की पराजय हो गई, यानी जो सुंग वंश था उसकी जब पराजय हो गई, तो उसके बाद में जो दक्षिण चीन था, दक्षिण चीन किस में आ गया, मंगोल साम्राज्य में। दक्षिण चीन है वो मंगोल साम्राज्य के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। और चंगेज खान का जो पोता था यहाँ पर, चंगेज खान का पोता कौन था, कुबलाई खान। कुबलाई खान ने अब इनके विपरीत रहा है, यानी यहाँ पर जो 1230 के दशक में है वो कृषकों को मौत के घाट उतार दिया और कृषि भूमि को चारागाह भूमि में बदल दिया। लेकिन यहाँ वो कृषकों और नगर के रक्षक के रूप में उभरा, किसानों के भी और नगरों के रक्षक के रूप में। कौन, चंगेज खान का पोता कुबलाई खान। और गजन खान जो व्यक्ति थे, गजन खान ने आगाह किया कि कृषकों को कोई न लूटे, यानी इनके वंशज थे और उनमें से एक नाम था गजन खान। और उसने कहा कि कृषकों को कोई भी न लूटे, क्योंकि इससे हमारा जो राज्य है उस राज्य के अंदर क्या नहीं आएगा, स्थायित्व और समृद्धि, स्थायित्व और समृद्धि नहीं होगी अगर हम किन को लूटेंगे, किसानों को लूटेंगे। चंगेज खान के शासनकाल से ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक शासकों, यानी जो जिनको विजित किया, विजित प्रदेशों से, हम ये कह सकते हैं कि विजित प्रदेशों से भी उन्होंने नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ पर लिया था। नागरिक प्रशासक भर्ती किए थे उन्होंने। चंगेज खान के शासनकाल में ऐसा शुरू हो गया था और ये उनका स्थानांतरण भी करते थे, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर भी इनका वो करते थे। जैसे चीन के अंदर कोई प्रशासक है, उसको कहाँ भेज दिया, ईरान भेज दिया, और ईरान वाले का वापस मान लीजिए ट्रांसफर कहाँ कर दिया, चीन कर दिया या फिर दूसरी जगह कर दिया। तो इस प्रकार से वो उनको दूसरी जगह भी भेज देते थे। विजित क्षेत्रों के, यानी ये जो नागरिक प्रशासक थे उनके प्रभाव भी थे, यानी इनके प्रभाव क्या है, ये जो नागरिक प्रशासक जब विजित क्षेत्रों के इनके पास सम्मिलित हो गए, तो एक तो क्या हुई, जो खानाबदोश थे लोग, यानी जो ये यावर लोग थे या फिर खानाबदोश की जो लूटमार थी, यानी ये लूटमार करते थे, तो उस लूटमार की धार उसके बाद में कम हो गई। और कुछ प्रशासक जो थे, यानी जो ये प्रशासक थे, उनका खानों पर भी प्रभाव देखने को मिला, यानी जो चंगेज खान के वंशज थे उनके ऊपर, यानी उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लग गया। जैसे हम देखते हैं किस प्रकार से यानी उनका प्रभाव हुआ। तो 1230 के दशक में यानी चीनी मंत्री थे, कौन थे, ये लू चुत्साई, ये लू चुत्साई चीनी थे, ये चीनी मंत्री ये लू चुत्साई ने, जो ओगोदेई थे, यानी जिनको उत्तराधिकारी का संकेत दिया था चंगेज खान ने कि लूटने वाली प्रवृत्ति को उसने परिवर्तित कर दिया, यानी इसकी जो
लूटने वाली प्रवृत्ति थी उसको क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया इसने। इसके अलावा अन्य हम प्रभाव देखते हैं, ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि किस प्रकार से शासकों के ऊपर इनका या खानों पर प्रभाव रहा। अन्य उदाहरण हम देखें तो उदाहरण हमें मिलता है वजीर रशीदुद्दीन। वजीर रशीदुद्दीन ने किसके लिए, गजन खान जो था उसके लिए भाषण तैयार करके दिया। और वो कौन सा भाषण था, किसानों की रक्षा के लिए। यानी अभी अपन ने देखा था कि गजन खान ने कस्बों को न लूटे, यानी इसके कारण राज्य के अंदर स्थायित्व और समृद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार का भाषण है वो किसने लिख के दिया था, वजीर रशीदुद्दीन ने। यानी कृषक वर्ग सताने के बजाय उनकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। और 13वीं शताब्दी के मध्य तक, 13वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी भाइयों के बीच में अर्जित धन को, यानी जो भी धन वो अर्जित करते हैं उस अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करना, मिल बांट कर इस्तेमाल की बजाय ये कौन सी जगह आ गई, इनके व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना। यानी ये भावना उनके अंदर फिर आ गई चंगेज खान के उत्तराधिकारियों की। यानी अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने के बजाय उसके अंदर क्या आ गई, व्यक्तिगत राजवंश स्थापित करने की भावना ने स्थान ले लिया। और हर इसके अंदर जो भी था, हर एक या हर एक हम कहें तो हर एक है वो अपने अधिकृत अक्षत्र का स्वामी बन गया। जो उनको उसके पिता ने दिए थे अधिकृत अक्षत्र, उनका क्या बन गया, स्वामी बन गया। और अधिकृत अक्षत्र को क्या कहा जाता है, उल्लूस, तो उसका स्वामी बन गया। और चंगेज खान के जो वंशज थे, चंगेज खान वंशज, उसके जो वंशज थे, और उन वंशजों के बीच किसके लिए, महान पद के लिए, एक महान पद के लिए और दूसरी उत्कृष्ट चारागाह भूमि के लिए, उत्कृष्ट चारागाह है भूमि के लिए होड़ मच गई उनके अंदर। उसके बाद में क्या हुआ, देखो आगे अलग अलग उन्होंने फिर वंशों की स्थापना की। जो तोलुई वंश है, तोलुई वंश है, उसने कहां पर, ईरान और चीन पर, तोलुई वंश ने ईरान और चीन पर शासन करने के लिए वंशों की कौन सी की स्थापना की, युआन और इलखानी वंश की, इलखानी वंशों की उसने स्थापना की। और जोची जो हैं, जोचियों ने कहां पर, रूसी स्टेपी प्रदेश के अंदर, रूसी जो स्टेपी क्षेत्र है वहां पर इसने किसका गठन किया, सुनहरा गठन, सुनहरा गिरोह का उसने गठन किया। और जो चगताई हैं, चगताई ने कहा किया, तुरान के स्टेपी प्रदेश, तुरान स्टेपी प्रदेश, यानी वर्तमान हम इसे क्या कह सकते हैं, तुर्किस्तान, वर्तमान तुर्किस्तान को हम कह सकते हैं। यानी इन दो जो वंशज थे नीचे वाले, जोची और चगताई में यायावर जो थी, यायावर परंपराएं हम कहें तो ये इन दोनों वंशों के अंदर अधिक लंबे समय तक रही। कौन कौन से के अंदर, चगताई और जोची वंश तक लंबे समय तक रही। यानी इस मानचित्र में हम देख रहे हैं कि एक ये देखो इलखान साम्राज्य है, ये बगदाद है, ये चगताई साम्राज्य है, ये महान खान का साम्राज्य है। यानी जो रेड लाइंस हैं वो चंगेज खान के नेतृत्व के अंदर मंगोल साम्राज्य है, और जो नीली हैं उसके अंदर यानी 1259 के पश्चात मंगोल अभियान। और जो बाकी की रेखाएं हैं, जिस प्रकार से ये रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, रेशम मार्ग की दिशा है। चंगेज खान के जो वंशज थे इस प्रकार से अलग अलग समूह के अंदर, अलग अलग समूह में बट गए थे।
तो इस प्रकार से अलग अलग समूह में उनका बंट जाना एक कुल के सदस्यों में किसके कारण हुआ? प्रतिस्पर्धा के कारण। यानी आपस में उनकी प्रतिस्पर्धा के कारण वो क्या हो गए? अलग अलग कुल के अंदर या अलग अलग समूह के अंदर बंट गए। फिर वो इतिहास भी उसी तरीके से उन्होंने लिखना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने विद्वानों की भर्ती की, विद्वानों की भर्ती की और उसका परिणाम ये निकला कि पारिवारिक जो मतभेद थे, पारिवारिक मतभेदों को अपने संरक्षण में उन्होंने क्या किया? इतिहास प्रस्तुत किया। अपने संरक्षण में इतिहास प्रस्तुत, अपने संरक्षण में इतिहास प्रस्तुत किया, वर्तमान का भी और अतीत का भी, वर्तमान और अतीत दोनों का उन्होंने इस प्रकार से अपने संरक्षण के अंदर इतिहास प्रस्तुत किया। और अतीत से अलग हो गए, यानी अतीत से अलग होने का मतलब उस समय क्या था कि पिछले शासकों की तो क्या होगी? अपेक्षा, उपेक्षा होगी पिछलों की, पिछले की अपेक्षा या उपेक्षा। और जो प्रचलित शासक थे यानी उस समय जो शासक थे उनका क्या किया जाएगा? गुणों का बखान किया जाएगा, गुणों का बखान या गुणों को क्या किया जाएगा? लोकप्रिय करना। ये क्या था? इस प्रकार से विद्वानों के कारण संभव हुआ। जिस प्रकार से यानी कई एग्जाम्पल हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं इलखानी विवरणों में। यानी इलखानी जो तोलोई वंशज थे, जिनको इलखानी वंश की उन्होंने स्थापना की थी, तो इलखानी विवरण में हमें ये देखने को मिलती है कि चंगेज खान की इसके अंदर प्रशंसा की जाती है। ऐसी बात नहीं है कि चंगेज खान की प्रशंसा नहीं है, चंगेज खान की प्रशंसा है, लेकिन उसमें ये कथन भी है कि अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका है, अब पहले जैसा खून खराबा नहीं रहा, खून खराबा समाप्त हो चुका है। इसका मतलब कि अब उस प्रकार से कत्लेआम नहीं किया जा रहा है। किसके अंदर? जो इलखानी विवरण है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। और अब वो जो स्थानबद्ध जो समाज था, यानी पहले स्थानबद्ध जो समाज था उसके अंदर वो इस प्रकार से पहले जैसी वीरता भी वो नहीं दिखा पाएंगे। अब पहले जिस प्रकार से स्थानबद्ध लोगों के खिलाफ वो अपने वीरता का प्रदर्शन करते थे, लेकिन इस प्रकार की पहले जैसी तस्वीर वो पेश नहीं कर पाएंगे। यास की हम बात करते हैं। क्या है यास? यास है एक विधि, आज्ञप्ति या फिर कहें आदेश। और 1206 में किसने? चंगेज खान ने। 1206 में चंगेज खान द्वारा किसमें? किरिलताई में, यानी जो उनकी सरदारों की संस्था थी किरिलताई में, उसने नियम संहिता लागू की, नियम संहिता लागू की उसे कह सकते हैं। और इसके अलावा जो मंगोल जाति की जो प्रथागत परंपराओं का संलग्न, मंगोल जाति की क्या थी? प्रथागत परंपराओं का संकलन, परंपराओं का संकलन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। किंतु इसे मंगोलों ने इसे क्या कह दिया? चंगेज खान की विधि संहिता, चंगेज खान की विधि संहिता का नाम कहकर उसके समर्थकार होने का दावा कर दिया कि यह सब कुछ किसकी देन है? चंगेज खान की देन है। और मंगोलों ने काफी हद तक, यानी उसके बाद में जो मंगोल थे कैसे थे? यायावर थे, लेकिन उनकी जो जीवन प्रणाली है वो किसके अंदर परिवर्तित होनी शुरू हो गई थी? स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के अंदर, यानी उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया था। फिर भी यास ने, यानी जो यास थी, यास ने उनको क्या रखा? अपनी पहचान बनाया, यानी जो उनकी कबीलियाई जो पहचान थी उसको पहचान को बनाए रखने में, और उसके साथ में ही पराजित लोगों पर नियम लागू करने पर, जिनको पराजित कर दिया और पराजित के ऊपर क्या करना है? नियम लागू करने में उनमें आत्मविश्वास देने का कार्य किसने किया? यास ने किया।
निष्कर्ष अगर हम इसका निकालें कि इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है, तो निष्कर्ष ये है कि जो चंगेज खान था, चंगेज खान है वो एक विजेता था। इसके साथ में वो क्या था, नगरों को ध्वंस करने वाला था, नगरों को ध्वस्त करने वाला था। हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायित्व भी था। हजारों लोगों की मृत्यु का क्या था, उत्तरदायी। कौन, चंगेज खान। फिर भी मंगोल, जो चंगेज खान है वो मंगोलों के लिए क्या था, एक महान शासक था। यानी इतना के बावजूद भी वो क्या था, एक महान शासक। क्यों, क्योंकि उसने एक तो मंगोलों को क्या किया, संगठित किया। मंगोलों को संगठित करने का कार्य किसने किया, चंगेज खान ने। और लंबे समय से जो उनकी कबीलाई लड़ाइयाँ चली आ रही थी, कबीलाई जो लड़ाइयाँ चली आ रही थी या फिर चीनियों द्वारा शोषण किया जा रहा था, इनसे उसने क्या दिलाई, मुक्ति दिलवाई उसने, और उन्हें फिर समृद्ध भी बनाया। और इसके अलावा अगला कार्य जो उसने क्या किया, उसने एक शानदार पारदीपीय साम्राज्य बनाया। शानदार पारदीपीय साम्राज्य उसने बनाया था। और व्यापार के जो रास्ते थे, अगले हम कार्य की बात करें तो जो व्यापारिक रास्ते थे उस, और बाजार, जो भी रास्ते हैं चाहे बाजार हैं, उन सभी को उसने क्या किया, पुनर्स्थापित किया। पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। यानी इस प्रकार से उसने पुनर्स्थापित किया। उसके कारण ही मार्को पोलो जैसे लोग हैं वो क्या हुए, आकर्षित हुए थे। यानी चंगेज खान का परस्पर विरोधी चित्रण, जिसमें एक दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। यानी इस प्रकार के उनके जो विरोधी चित्रण प्रस्तुत हैं, यानी एक चित्रण इस प्रकार से है, दूसरा चित्रण इस प्रकार से है, तो एक दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण अन्य को क्या कर देता है, मिटा देता है पूरी तरह से। ये दो परस्पर उसके दृष्टिकोण। मंगोल शासकों ने, इसके अलावा जो मंगोल शासक थे, मंगोलों ने जो शासक हैं, उन्होंने चाहे सब जाति हैं, धर्म के लोगों को अपने यहाँ प्रशासक के रूप में भी और सैन्य दल के रूप में भी भर्ती किया था। इन दोनों प्रकार के जो मंगोल शासक हैं, उन्होंने चाहे कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया था। और इनका जो शासन था, इनका शासन कैसा हुआ फिर, बहुजातीय, बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था इनका शासन। मंगोलों के बाद में आने वाली जो शासन प्रणालियां थी, इनके अगर हम बाद की बात करें, जैसे भारत के अंदर कौन आए, मुगल, तो इन्होंने इनका क्या किया, इनकी शासन प्रणाली का अनुसरण किया, करने लगे। और भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित होने के बाद भी मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा, प्रभावशाली शक्ति बनी रही। यानी अलग अलग वातावरण के बाद में भी क्या बनी रही, इनकी शक्ति है वो प्रभावशाली बनी रही। जैसे कि हम बात करें 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा किसकी थी, तैमूर की। तैमूर विश्वव्यापी आकांक्षा, स्वयं को उसने क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। यानी स्वयं को उसने राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया। क्यों किया, क्योंकि वो चंगेज खान का वंशज नहीं था, चंगेज खान का वंशज नहीं था। हम इनके प्रभाव की बात कर रहे हैं कि इनका प्रभाव बाद में भी किस प्रकार से रहा। बाद में उसने घोषणा की
यानी स्वतंत्र संप्रभुता की उसने फिर घोषणा की, क्योंकि उसने यानी दामाद के रूप में, यानी चंगेज खान के दामाद के रूप में इस प्रकार से स्वतंत्र संप्रभुता की उसने घोषणा की। और आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो जो ये क्षेत्र है उस क्षेत्र पर रूसी नियंत्रण था, और रूसी नियंत्रण से के बाद में क्या बन गया ये मंगोलिया देश। एक मंगोलिया, यानी आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया कैसा है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान बना रहा है। और उसने चंगेज खान को, यानी इस जो मंगोलिया है उसने चंगेज खान को क्या बताया है, एक महान राष्ट्र नायक बताया है, महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया है, और जिसका क्या किया जाता है वहां पर सार्वजनिक सम्मान किया जाता है, सार्वजनिक सम्मान किया जाता है। और उसकी जो भी उपलब्धियां थी, चंगेज खान की उपलब्धियां, इनकी उपलब्धियों का वर्णन है वो गर्व के साथ में किया जाता है। यायावर साम्राज्य का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।